नमस्कार। तो कैसे हैं साथियों? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग पे। ठीक है, तो कल से हम लोग का क्लास शुरू था। पिछला लेक्चर आप लोग उम्मीद करता हूँ कि देख चुके होंगे। उसी का अगला पार्ट आज मैं बनाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम ऊपर लिखा ही हुआ है, आप लोग देख लीजिए इसको। मैटर और पदार्थ है किनके लिए? तो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट इसको देख सकता है। क्लास 9th हम लोग शुरू किए हैं आप लोगों के ही आग्रह पे। वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में क्या क्या देख चुके हैं पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कल पदार्थ, मैटर के बारे में। मैटर का सबसे पहले परिचय देखे कि आखिर मैटर होता क्या है, किन किन चीजों से बनता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मैटर की क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, 4 विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। पहला देखा था कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों के बीच में क्या होगा, थोड़ा, किसी के बीच में थोड़ा, किसी के बीच में ज्यादा, किसी के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होगा। ठीक है, और रिक्त स्थान आखिर क्यों बन रहा है? क्योंकि उनके बीच में एक तरह का आकर्षण बल है। जहां बल कम होगा वहां दूरी ज्यादा होगी, जहां बल ज्यादा होगा वहां दूरी कम होगी। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमने देखा था कि कोई भी पदार्थ, उसके अंदर के जो छोटे कण हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, हमेशा मूव करते रहेंगे, हिलते डुलते रहेंगे, या तो ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, तो उसका पूरा एक रोटेशन होते ही रहता है हमेशा। ठीक है, उसी गति को बढ़ा सकते हैं किस तरह से? हम लोग ऊष्मा दे करके। कल हम लोग देख चुके हैं कि टेम्परेचर का प्रभाव, तापमान का प्रभाव किस तरह से होता है, कल पता कर चुके हैं। ठीक है, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो रिवाइज करते हैं। जो फैक्टर था, आखिर कौन कौन कारक है? तो दो फैक्टर हम लोग देखे थे। पहला देखे थे टेम्परेचर, जो आपका तापमान है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो तापमान का प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो उन छोटे कणों के, ये एक पदार्थ है, इनके अंदर जो छोटे कण हैं, अगर इसको बाहर से उष्मा देंगे, अगर इनका तापमान बढ़ाएंगे, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे क्या होगा, इन उष्मा के कारण इस ऊर्जा से कम हो जाएगा। और जब यह दिया गया ऊर्जा ज्यादा हो और यहाँ बल कम पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए, इसको समझ सकते हैं, एक परिवार है, एक परिवार में 4 लोग हैं। एक परिवार में क्या है, 4 लोग हैं। अब मेरा मन है कि इन 4 लोगों में क्या कर दे, फूट डाल दो और राज करो। अंग्रेजों की नीति कि इनमें क्या करना है, फूट डलवाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाहर से ऊर्जा देंगे, बाहर से उसको पैसा देंगे, किसी तरह से उसको लोभ उसके अंदर डालेंगे। तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी को बोलेंगे 5 रुपया लो और अपने परिवार को धोखा दो, तो इतना जल्दी तो नहीं मांगेगा। लेकिन वही अगर बोलेंगे कि 500 करोड़ रुपया लो, तो शायद हो सकता है कि वो क्या करे, अपने परिवार के बीच में जो आकर्षण बल है उसको छोड़ के बाहर निकल जाए और धोखा भी दे सकता है। ठीक है, तो यही डिपेंड करता है कि कितना उष्मा आप लोग दे पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि आखिर वह उष्मा का कौन सा ऐसा स्थान होगा, आखिर वह क्या कम से कम मिनिमम तापमान होगा, सबसे न्यूनतम तापमान क्या होगा जो देने पर कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को बदल लेता है। इसके बारे में आज देखने वाले हैं, क्योंकि आज होगा ही रूपांतरण का क्लास, कल बता चुके थे। और दूसरा है, इसी में दूसरा कारक है जिसके द्वारा हम लोग अवस्था को बदल सकते हैं, वो है दाब, प्रेशर। ठीक है, तो दो, इसके बारे में दो कारक है, टू फैक्टर्स हैं। और टू फैक्टर्स, दोनों फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, बाह्य कारक है, बाहर से इसको लगाया जाता है। इन अवस्थाओं पे बाहर से लगाया जाता है, इसके अंदर नहीं होता है। अगर अंदर होता तो ये खुद ब खुद अपना भेष बदलते रहता, इच्छाधारी हो जाता, लेकिन इच्छाधारी नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इसको बाहर से हम लगाते हैं। अगर किस कोई ठोस है, उसको मन कर रहा है कि हाँ इसको क्या कर दे, द्रव्य बन जाए, तो खुद से नहीं बन सकता है जब तक बाहर से कोई आदमी ना चाहे कि हाँ इसको क्या करें, इस ठोस को हम क्या बना दे, द्रव्य बना दे। द्रव्य बनाने के लिए क्या करेंगे, उष्मा दे देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक देख चुके थे क्या क्या प्रभाव होता है। आज हम लोग को देखना है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, पहला हम लोग टॉपिक डालेंगे अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, देखिए, सबसे पहला टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग, अवस्था में परिवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवस्था में परिवर्तन। इंटरचेंज हो जाता है, जो आपका स्टेट है उसमें क्या होगा, इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।
ठीक है, तो इंटरचेंज या इंटर कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, इसको इंटर कन्वर्जन भी बोलते हैं। इसमें क्या ध्यान देना है कि आखिर अवस्था में परिवर्तन कराना है। अवस्था में परिवर्तन कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कोई एक अवस्था ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, ये पदार्थ है और ये इसकी जो अवस्था है ये क्या है, ठोस अवस्था है। तो इससे परिवर्तन करना है, तो इससे किस किस चीज में परिवर्तन कर सकते हैं, या तो ठोस से हम बना सकते हैं द्रव, या फिर ठोस से हम क्या बना सकते हैं, ठोस से बना सकते हैं गैसीय, है ना, या तो ठोस से द्रव्य बना सकते हैं, या फिर ठोस से क्या बना सकते हैं, गैसीय। उसी तरह से या तो गैसीय से द्रव्य बना सकते हैं, या फिर गैसीय से ठोस भी बना सकते हैं। उसी तरह से अगर द्रव्य के बारे में बात किया जाए तो द्रव्य से हम ठोस भी बना सकते हैं, और द्रव्य से हम क्या कर सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही कन्वर्जन है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भेजने का। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि आखिर किस तरह से हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्थों को भेज सकते हैं। तो उसका उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अवस्था में परिवर्तन। चैप्टर का नाम ही क्या है, अवस्था में परिवर्तन। इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, करने का तरीका क्या है वही पहले बता चुका हूं। अगर मान लीजिए कोई ठोस है, एक ठोस है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो ठोस है इसके अंदर जो छोटे छोटे कण होंगे ये आपस में बहुत ज्यादा नजदीक होंगे, क्योंकि इनके बीच में बल जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तापमान देना पड़ेगा। नीचे से क्या करेंगे, इसको एक बर्नर से इसके ऊपर क्या करेंगे, हीट देंगे। जब तापमान देंगे तो ये धीरे धीरे दूर जाएंगे, जाने के बाद क्या होगा, ये इस अवस्था से अब नए अवस्था में आ जाएगा। इसको थोड़ा बढ़िया से बना लो, ये एक नई अवस्था बन जाएगी, जिसमें जो भी छोटे कण है वो क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। जो छोटे कण रहेंगे वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, थोड़े थोड़े दूर रहेंगे। लेकिन अगर और ज्यादा तापमान देता गया तब क्या होगा, ये और भी ज्यादा दूर हो जाएगा। और इस तरह की अवस्था को क्या बोलते हैं, गैसीय अवस्था बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, गैसीय अवस्था। अब देखिए इस प्रक्रिया को ध्यान रखना है, जब हम क्या करें, ठोस से द्रव्य बनाए, तो ठोस से द्रव्य बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं संगलन। संगलन जो है गलने के प्रक्रिया को बोलते हैं। गलना, गलना शब्द तो सुने ही होंगे कि गलना शब्द होता है, तो गलना शब्द से ही क्या बना है, संगलन। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि एक ठोस था, उसको गला करके क्या कर दिए, उसको पिघला करके गला करके क्या बना दिए, द्रव्य बना दिए। तो उसको क्या कर बोलते हैं, गलना, और प्रक्रिया का नाम क्या है, संगलन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई द्रव्य है और उसको फिर से ठोस बनाना है, पानी है, पानी से बर्फ बनाना है, तो पानी से, जैसे पानी है, पानी से हमको बनाना है बर्फ, तो इसको क्या बोलते हैं, जमना। प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जमना। तो ये प्रक्रिया जब द्रव्य से ठोस बना रहे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, जमना। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। उसी तरह से ठोस का तो हो गया परिवर्तन, अब द्रव्य का परिवर्तन कर लेते हैं। द्रव्य का परिवर्तन एक बार ठोस में होगा तो उसको जमना बोलेंगे, लेकिन उसी द्रव्य को क्या किए, पानी, और पानी से क्या बना लिए, वाष्प बना लिए, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, जब द्रव्य से क्या करे, द्रव्य से बना ले गैस, द्रव्य से गैस बना ले, कोई पानी रखा हुआ है बीकर पे और उसको बहुत देर तक नीचे से गर्म करेंगे तो भाप बन के उड़ने लगेगा। तो भाप जब बन जाएगा, ऊपर उड़ने लगेगा, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या, अगर मान लीजिए गैस है, ठीक है, और गैस से हमको क्या करना है, गैस से हमको क्या बनाना है, द्रव्य बनाना है। अभी तो द्रव्य का क्या हो गया, दो तरह से इसको परिवर्तन कर सकते हैं, या तो द्रव्य से बना लिए ठोस, इसको बोलते हैं जमना, या तो द्रव्य से बना लिए गैस, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, अब ठोस से या तो बना लिए द्रव्य जिसको बोलते हैं संगलन, या तो फिर क्या कर सकते हैं, ठोस से क्या कर सकते हैं, गैस भी बना सकते हैं, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। अभी सब प्रक्रिया बताऊंगा, मैं सभी नाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे ठोस था और इसको क्या कर लिया, सीधे ठोस से क्या बना लिए, गैस बना लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। इसको थोड़ा साफ कर लो।
चलिए, अब ये हो गया। अब गैस से क्या बनाना है, एक बार तो गैस से हम लोग बना ले रहे हैं द्रव्य, और दूसरी बार में गैस से हम लोग बनाएंगे ठोस। तो जब गैस से बनाते हैं द्रव्य, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है। और जब गैस से बना रहे हैं ठोस, कोई गैस है और गैस से सीधे ठोस बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। प्रक्रिया का नाम याद हो गया। 6 प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पहला प्रक्रिया है संगलन, दूसरा है इसी से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं जमना, तीसरा है यहाँ पे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में क्या होगा, द्रव्य से गैस बनेगा। चौथा है संघनन, चौथी प्रक्रिया है संघनन, इसमें क्या होगा, गैस से द्रव्य बन जाएगा। ठीक है। और पांचवी प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे ठोस से एक ही बार में क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। और अगर गैस से हमको फिर से ठोस बनाना हो, तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। ठीक है। तो इसमें देख लेंगे किस तरह से संगलन में क्या कर रहे हैं, संगलन में ध्यान रखना है, संगलन में क्या कर रहे हैं, ठोस से बना रहे हैं द्रव्य, मतलब सॉलिड से हमको बनाना है लिक्विड। जमने वाले प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, द्रव्य से बना रहे हैं ठोस। जमने वाले में क्या कर दिए, द्रव्य था, द्रव्य से ठोस बना दिए, इसका मतलब लिक्विड से क्या बना दिए, सॉलिड बना दिए। ठीक है। उसी तरह से वाष्पीकरण में क्या है, वाष्पीकरण में द्रव्य था पहले, बाद में बन गया गैस, मतलब पहले था लिक्विड, बाद में बन गया गैस। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है संघनन, संघनन ने क्या करा, पहले गैस था उससे बना दिए लिक्विड, पहले था गैसीय फिर बना लिए लिक्विड, द्रवीय अवस्था बना लिए। ठीक है। अब अगला है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या किया, पहले ठोस था उससे बना लिए गैसीय। तो ऊर्ध्वपातन में पहले था सॉलिड और सॉलिड से बना लिए गैसीय। ठीक है। अगला क्या है, गैसीय से ठोस बनाने का, जिसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। तो पहले था गैसीय, फिर बाद में क्या बन गया, सॉलिड ठोस बन गया। तो 6 प्रक्रिया है, 6 प्रक्रिया को ये ध्यान रखना है। संगलन का प्रक्रिया, जिसमें क्या करते हैं, संगलन के प्रक्रिया में ठोस से द्रव्य बनाते हैं, और अगर द्रव्य से ठोस बनाना हो तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं जमना। ठीक है। उसी तरह से अगर द्रव्य से क्या करना हो, वाष्प, गैसीय बनाना हो, वाष्प बनाना हो, भाप बनाना हो, तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। और अगर वाष्प हो, वाष्प से हमको फिर से द्रव्य बना देना हो, तो उसको बोलते हैं संघनन। ठीक है। उसी तरह से अगर ठोस से सीधे गैस बनाना है, तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है। और अगर गैस से हमको ठोस बनाना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, निक्षेपण। ठीक है। ये 6 प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखना है। इस ये जो सर्कल बना हुआ है, इसको जरूर ध्यान रखना है, इसको दिमाग में रखिएगा तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको एक बार बना लीजिए, उसके बाद इसको मिटा के हम सबको बारी बारी से क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा समय ले लीजिए और बना लीजिए इसको फटाफट। यहाँ पे मैं साफ कर दे रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ था पानी से बर्फ बनने का जो प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं जमना, वही लिखा हुआ था। चलिए इसको उतार लीजिए यहाँ से। चलिए, आई गेस उतार लिए होंगे। यहाँ पे पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा उतार लीजिएगा। इसको मैं अब क्या करता हूँ, साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आगे अब इसको समझते हैं। चलिए, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो आपका प्रक्रिया है, सबसे पहला क्या था, संगलन का प्रक्रिया। ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए एक ठोस है, ये क्या है, ठोस है, ये एक ठोस है, और इसमें ये इसके छोटे छोटे कण है। ठीक है। एक ठोस, उसका छोटा छोटा कण। अब इसको क्या बनाना है हमको, इसको अगर मेरा मन कर रहा है क्या बनाने का, दो चीज बना सकते हैं इससे, या तो बना सकते हैं द्रव्य, या तो बना सकते हैं गैस। है मेरे पास ठोस, या तो इससे बना सकते हैं द्रव्य। अगर द्रव्य होगा तो इस तरह से होगा, और इसके जो कण होंगे दूर दूर होंगे। ठीक है। और अगर गैस होगा तो गैस तो इसका कोई बाउंड्री होगा ही नहीं, आवारा जैसा होगा कहीं पे भी। ठीक है। तो इसको बनाने का प्रक्रिया, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है।
मान लीजिए ये मेरे पास क्या था, ठोस था, ये मेरे पास है सॉलिड, ये मेरा क्या है, सॉलिड है। अब इसको क्या करेंगे, यहां से देंगे इसको तापमान, क्या देंगे, तापमान देंगे, नीचे से तापमान दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, किस फॉर्म में दे रहे हैं, तो उष्मा, उष्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं, नीचे से इसको ऊर्जा दे रहे हैं। जब उष्मा के द्वारा इसके अंदर ऊर्जा जाएगी तो ऊर्जा सबसे पहले क्या करेगी, ये उष्मा के द्वारा जो ऊर्जा जा रही है सबसे पहले क्या करेगी, गतिज ऊर्जा को बढ़ाएगी, गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है उसको क्या करेगी, बढ़ाएगी। कि गतिज ऊर्जा होगा किसका, तो कण का होगा, ये तो कल ही बता चुके हैं कि गतिज ऊर्जा किसका होगा, कण का होगा। अब अगर गतिज ऊर्जा कण का बढ़ेगा तो ये ज्यादा कोशिश करेगा इधर उधर भागने का, और ज्यादा तेजी में वाइब्रेट करेगा, और जल्दी जल्दी हिलेगा डुलेगा, और एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करेगा। तो एक अवस्था ऐसी आएगी, अगली अवस्था जब आएगी उस समय क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे ज्यादा हो जाएगा, आकर्षण बल से, आकर्षण बल, जो ठोस का आकर्षण बल है, इस ठोस में दो कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, अगर उससे ज्यादा गतिज ऊर्जा हो गया तो इसका मतलब ये कण क्या हो जाएगा, दूर दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही थोड़ा दूर दूर भागेगा तो ये किस अवस्था में पहुंच गया, द्रव्य की अवस्था में। द्रव्य की अवस्था में जो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है वह ठोस अवस्था में कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कम होता है। यहाँ से कम बल यहाँ लगेगा, इसी कारण यहाँ पे दूरी ज्यादा होगी, जबकि यहाँ दूरी जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे, जैसी गतिज ऊर्जा बढ़ा आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम होगा, यहाँ से गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा, गतिज ऊर्जा आकर्षण बल पे हावी हो जाएगा, इसके ऊपर हावी हो जाएगा तो इसकी अवस्था बदल जाएगी। ठीक है, अब आ गए गैस में, गैस में आ गए। अब गैस से हमको क्या करना है कि द्रव्य में आ गए, अब हमको बनाना है गैस, ठोस से बना लिए द्रव, अब बनाना है गैस, फिर से वही प्रक्रिया, फिर से वही प्रक्रिया होगा। अभी भी उष्मा दिए जा रहे हैं, अभी भी इसको क्या कर रहे हैं, नीचे से उष्मा दिए जा रहे हैं, किसी बर्नर के द्वारा इसको क्या करेंगे, गैस से कनेक्ट किए रहेंगे और वहां से उष्मा देंगे। यहाँ पे उष्मा दिए जा रहे हैं, उष्मा इसको मिलेगा, जैसे ही उष्मा मिलेगा फिर यही प्रक्रिया होगा, प्रक्रिया ध्यान रखना है, जैसे ही उष्मा बढ़ेगा मिलेगा वैसे ही गतिज ऊर्जा जो है बढ़ेगी। अब किसकी बढ़ेगी, अब तो द्रव्य बन चुका है, तो द्रव्य के फॉर्म में इस प्रकार से जो अणु होगा उसका क्या होगा, अब गतिज ऊर्जा बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, फिर से आकर्षण बल, किसका आकर्षण बल, तो द्रव्य के कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है उससे भी ज्यादा हो जाएगा गतिज ऊर्जा, और जब उससे भी गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा, उससे भी ऊपर चल जाएगा, तो ये द्रव्य जो है ये किस चीज में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ठीक है, अगर इस गैस को भी इसी तरह से और उष्मा देते रहे, गैस को भी और उष्मा देते रहे, ये इसके बीच का जो आकर्षण बल है वो तो बहुत कम है, ठीक है, उससे भी और ज्यादा इसको अगर तोड़ते रहे तो ये अगले फॉर्म में चल जाएगा, आयन के फॉर्म में। ठीक है, तो उतना डिटेल में हमको नहीं देखना है, हमको बस ये ध्यान रखना है कि आखिर क्या प्रक्रिया हो रहा है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सारा कॉन्सेप्ट है गतिज ऊर्जा का, कल बताए थे कि गतिज ऊर्जा होता है जो कि इन कणों के गतिशीलता के कारण इसमें हमेशा लगा रहता है, और इसको अगर बढ़ाएंगे तो आकर्षण बल का जो हद है उससे ऊपर चला जाएगा गतिज ऊर्जा, तो इसके कारण आकर्षण बल कम पड़ जाएगा और ये कण एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं संगलन, गलाने की प्रक्रिया। गलाने की प्रक्रिया यही है, जैसे मान लीजिए एक आप इतना बड़ा कोई एक मेटल ले लिए, यहाँ पे इतना बड़ा अगर कोई आप एक मेटल ले लिए, क्या ले लिए, मेटल ले लिए, कोई धातु ले लिए, और इस धातु को अब क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जो भट्ठी होता है, भट्ठी के अंदर क्या करते हैं, धातु को गर्म करते हैं, धातु को गर्म करते जाइएगा करते जाइएगा करते जाइएगा, उसके अंदर की जो गतिज ऊर्जा है बढ़ते जाएगी, बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगा, एक समय गतिज ऊर्जा आकर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा, तो उसके जो कण है जो वो आपस में क्या हो जाएंगे, फिर पिघलना शुरू कर देंगे, और यही गल करके फिर क्या हो जाएगा, अभी तो क्या था, ठोस था, लेकिन थोड़े ही देर बाद क्या हो जाएगा, ऐसे द्रव्य की तरह कर दें। ठीक है, तो यही प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रक्रिया यहीं पे समझ सकते हैं, जमना। अगला प्रक्रिया क्या है, जमना। अभी इससे यहां पहुंचने के लिए क्या किए थे, यहां से उष्मा दिए, यहां से उष्मा दिए, तो उष्मा देते गए देते गए देते गए, इसका जो गतिज ऊर्जा था आकर्षण बल से ज्यादा हुआ तो ये यहाँ बदल बदल गया। लेकिन अब इससे यहाँ आना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उष्मा खींचना पड़ेगा, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको उष्मा को
खींचना पड़ेगा। इसके अंदर जो ऊष्मा है, इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा के फॉर्म में जो ऊष्मा है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको खींचना पड़ेगा। इसी कारण किसी भी चीज को जमाने के लिए, जैसे बर्फ जमाना है, तो बर्फ जमाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको फ्रीजर में डालना पड़ता है। उसको रेफ्रिजरेटर में डालते हैं तो क्या करता है, उसके अंदर की ऊष्मा को खींच खींच के बाहर वातावरण में छोड़ देता है। तो इसी कारण फ्रिज हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है, और बाहर का जो वातावरण है वो क्या रहता है, गर्म रहता है, क्योंकि उसके अंदर की ऊष्मा को खींचा। जैसे ही इसके अंदर की ऊष्मा को खींचने लगेगा, तो ये जो गतिज ऊर्जा था इसका कम हुआ। जैसे ही गतिज ऊर्जा कम होगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा। जमने वाले प्रक्रिया में क्या होगा, यही होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा। जमने वाले प्रक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, जमना। जमने में क्या होगा, गतिज ऊर्जा कम होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी। गतिज ऊर्जा कम होगी, और एक समय आएगा जब आकर्षण बल क्या हो जाएगा, आकर्षण बल जो है वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगा। और जब आकर्षण बल गतिज ऊर्जा से ज्यादा हो जाए, जब आकर्षण बल क्या होगा, गतिज ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगा, तो अपने कणों को आपस में फिर क्या कर लेगा, चिपका लेगा, नजदीक ला लेगा। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, द्रव्य क्या बन जाएगा, फिर से ना ठोस बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तापमान को कम करना पड़ेगा। तापमान कम करिए, और जो उसमें ऊष्मा है उसको क्या करिए, बाहर निकालिए। ऊष्मा देना नहीं है, ऊष्मा को क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालें, दो काम करना है, तापमान को कम करना है, ऊष्मा बाहर निकालना है। ऊष्मा को जैसे जैसे बाहर निकालिएगा, उसके अंदर से जो हीट है, जो गर्मी है, जैसे जैसे बाहर निकलेगी, उसके तापमान क्या होते जाएगा, तापमान नीचे होते जाएगा। जैसे जैसे तापमान नीचे होगा, गतिज ऊर्जा कम होगी, और जैसे जैसे गतिज ऊर्जा कम होगी, एक समय आएगा जब आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। आकर्षण बल, जैसे गतिज ऊर्जा पहले ऊपर था, आकर्षण बल नीचे था, लेकिन जैसे जैसे इसमें से क्या करेंगे, तापमान खींचते जाएंगे, नीचे की ओर गिरते जाएगा। एक समय आएगा जब क्या हो जाएगा, ये गतिज ऊर्जा नीचे और आकर्षण बल ऊपर। तो उस समय आकर्षण बल जब ज्यादा होगा तो अपने अपने अणुओं को नजदीक खींच लेगा, और इसके कण क्या हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, और आपस में फिर कम दूरी पे आ जाएंगे। और इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, ठोस की अवस्था या फिर सॉलिड अवस्था। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रिवर्स है। यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं। यहां से यहां जाने में हमको क्या करना है, उष्मा प्लस करना है, जोड़ना है, देना है। जबकि यहां से यहां आने में क्या करना है, उष्मा माइनस करना है। ठीक है, निकालना है, लेना है। समझ में आ गया। अगर ठोस है, द्रव्य में जाना है तो उष्मा दे दीजिए। अगर द्रव्य है, ठोस में आना है तो क्या कर दीजिए, उष्मा को निकाल लीजिए। यही सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, इसको बना लीजिए आप लोग। एक सेकंड आप लोग को टाइम देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट यहीं पे ले सकते हैं, या फिर रोक करके यहीं पे 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और इसको बना लीजिए। उसके बाद इसको इरेज करके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए बना लिए होंगे आप लोग। अब अगला प्रोसेस देखते हैं। फोटो बना लेना है आप लोग को। फोटो बनाइएगा तो उससे समझने में क्या होगा, बहुत आसानी होगा। ठीक है, फिर से वही वही स्थिति है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है आपका लिक्विड। यहाँ ठोस है, यहाँ द्रव्य है, और यहाँ मान लीजिए क्या है आपका, गैस। गैसीय अवस्था है। तीन है। ठीक है, अब इसका इंटरचेंज देख लिए। यहाँ से जाना है, क्या करो, उष्मा दो, चले जाओगे। यहाँ से आना है, उष्मा यहाँ प्लस करो, और लिक्विड से अगर सॉलिड में आना है तो उष्मा का क्या कर दो, माइनस कर दो। उसी तरह से अगर लिक्विड में है, जो कण है वो थोड़ा नजदीक है, इसको और ज्यादा उष्मा देंगे तो ये और दूर हो जाएगा, और बहुत दूर 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 चला जाएगा। तो मतलब लिक्विड में क्या करो, अगर उष्मा दो, उष्मा का प्लस करो, तो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ठीक है, और अगर गैस में क्या करो, उष्मा को माइनस कर दो, इसके अंदर जो गर्मी है उसको बाहर खींच लो, तापमान को बाहर खींच लो फ्रिज में डाल करके, तो ये क्या हो जाएगा, गैस से फिर लिक्विड हो जाएगा।
ठीक है। तो ये दो प्रोसेस, यहां से नीचे आने के प्रोसेस को, द्रव्य से गैस बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है। जबकि उल्टी प्रक्रिया, अगर गैस है और गैस से हमको क्या करना है? फिर से द्रव्य बनाना है। जैसे बादल होता है, नीचे से वाष्प बन के उठता है, ऊपर बादल जाके बनता है, और फिर क्या होता है? पानी के बूंद। तो पहले तो बादल क्या है? वाष्प के फॉर्म में है, यहाँ से वाष्प बन के उड़ा, मतलब पहले गैस था, लेकिन फिर बाद में पानी बन के क्या होता है? नीचे आता है। तो ये उष्मा उसमें से खींच लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? संघनन प्रोसेस, कंडेंसेशन। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज इसमें समझ में आ रहा होगा कि यहां से अगर यहां तक हमको जाना है, अगर ठोस है, तो अगर ठोस से गैस जाना है तो द्रव्य से हो करके ही जाना पड़ेगा। पहले ये प्रक्रिया करो फिर ये करो। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ, ज्यादातर जो है, ज्यादातर पदार्थ जो होता है इसी प्रक्रिया से घूम कर जाता है। ज्यादातर पदार्थ मतलब 98%, 99% जो होता है, पहले ठोस होगा, तो ठोस से पहले क्या बनेगा? द्रव्य। कुछ समय के लिए द्रव्य बनेगा, और ज्यादा उष्मा देते जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। लेकिन कुछ कुछ पदार्थ होता है, उसको क्या करिएगा? अगर उष्मा दीजिएगा तो बिना द्रव्य में बदले, यहां से द्रव्य नहीं बना, ठोस था, द्रव्य नहीं बना, सीधे क्या बन गया? गैस ही बन गया। था पहले ठोस, इसको जाना चाहिए था द्रव्य के रास्ते से घूम करके गैस में, लेकिन ये इधर नहीं गया, सीधे ठोस से क्या बन गया? गैस बन गया। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अच्छा, ये तो बता ही चुके, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। ठीक है। और अगर इसी का रिवर्स हो जाए, गैस, गैस पहले लिक्विड बनता है तब सॉलिड बनता है, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा अगर हो जाए कि गैस लिक्विड नहीं बना, सीधे गैस क्या बन गया? सॉलिड ही बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। इसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठीक है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे उष्मा हमको देना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उष्मा हमको माइनस करना पड़ेगा। इसके अंदर का जो उष्मा है, उसके अंदर का जो तापमान है, हीट है, उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब सोचिए कि आखिर ये ऐसा ठोस जो बिना द्रव्य बने गैस बन जा रहा है, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब होगा जब ये द्रव्य तो बन रहा होगा, लिक्विड बन रहा होगा, लेकिन बहुत कम सेकंड के लिए। अगर मान लीजिए कोई ठोस है, इसको नीचे से क्या किए? हीट दिए, यहां से उष्मा दे रहे हैं, और मात्र 1 सेकंड के लिए ये क्या बन रहा है? द्रव्य बन रहा है, और तुरंत अगले सेकंड में क्या बन गया? गैस बन गया। तो क्या ये हमको द्रव्य बनता हुआ दिखेगा? अगर सिर्फ द्रव्य बनने का समय 1 सेकंड हो, तो हमको दिखेगा ही नहीं। तो हमको ऐसा लगेगा कि जो ठोस था वह तुरंत ही क्या बन गया? गैस बन गया। ठीक है। कि ठोस जो है वो तुरंत क्या बन गया? गैस बन गया। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है? ये भी पहले द्रव्य ही बन रहा है, लेकिन तुरंत ही, द्रव्य बनने के तुरंत बाद ही क्या बन जा रहा है? ये तुरंत गैस बन जा रहा है। तुरंत, जैसे बर्फ है, बर्फ को क्या किए? पहले गर्म किए तो पहले पानी बनता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है? वहां जाकर के फिर आपका गैस बनता है। ठीक है। लेकिन वाष्प बन कैसे उड़ेगा? लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा है जो कि गर्म करिएगा तो तुरंत ही क्या होगा? सीधे गैस ही बन जाएगा, ठोस से गैस बन जाएगा। इसका उदाहरण है आपका कपूर। कपूर देखे होंगे, जो पूजा वगैरह में यूज किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि कहाँ पे देखा जा सकता है? तो कपूर के अंदर। कपूर को जलाइएगा, ठोस होता है, लेकिन जैसे ही जलाइएगा तो वाष्प बन के उड़ेगा। लेकिन उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो वो कपूर जो होता है, ऐसे मान लीजिए इतना बड़ा अगर कपूर है, तो थोड़ा देर के लिए अगल बगल में लगेगा जैसे कि पानी का पतला परत है, जैसे तेल जैसा फॉर्म बनेगा, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए बनेगा। 1-2 सेकंड के लिए तेल जैसा अगल बगल में बनेगा, और तेल सब जलते जाएगा, जलते जाएगा, जलते 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 फिर लास्ट में गैस बन के सब उड़ जाएगा। आखिर देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है तापमान के कारण। वो बाद में अभी हम लोग इसके बाद वही देखने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। और अगर इसका रिवर्स देखना है, निक्षेपण कहाँ होता है? तो निक्षेपण होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक उदाहरण आप लोग जानते होंगे, जिसको बोला जाता है ड्राई आइस। ड्राई आइस बोलते हैं इसको, ड्राई आइस। तो इस शुष्क बर्फ बोलते हैं। अगर हिंदी में इसको जानना है तो इसको क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। इसमें क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, लेकिन इस गैस को सीधे बना दिए सॉलिड।
इस गैस को क्या किया, सीधे सॉलिड बना दिए, तो सीधे गैसियस से कहाँ आ गया, सॉलिड में आ गया, तो उसको बर्फ बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में बर्फ नहीं है, लेकिन बर्फ जैसा ही प्रक्रिया कर रहा है गैस होकर के, इसी कारण इसको ड्राई आइस बोलते हैं, कि शुष्क बर्फ। ठीक है, तो यह प्रक्रिया है आपका, दोनों का उदाहरण बता दिए। अब देखते हैं कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, वहां से वहां जा रहा है, आखिर इसमें जो क्रिया हो रहा है इसमें मेन कारण क्या है, मेन तापमान क्या है, तापमान के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसको 1 मिनट के लिए फिगर बना लीजिएगा, एग्जाम्पल लीजिएगा दोनों का। ऊर्ध्वपातन विधि होता है कपूर वगैरह में, ठीक है, और भी 1-2 केमिकल है। निक्षेपण विधि होता है ड्राई आइस में, जो आपका शुष्क बर्फ बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इसको लिख लीजिए 1 सेकंड के लिए, फिर इरेज करते हैं। चलिए, आई होप कि लिख लिए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं और इसका मेन जो कारण है वहां पहुंचते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, एक ठोस है, ये आपका ठोस है, और ये है आपका अवस्था, जिसको क्या बोल रहे हैं, द्रव्य की अवस्था। ठोस से द्रव्य बना कैसे रहे, तापमान से, तापमान से। ठीक है, इसका तापमान अगर बढ़ाते गए, तापमान अगर पूरा बढ़ाते गए, तो थोड़ी देर बाद ये ठोस क्या बन जाएगा, द्रव्य बन के पानी जैसा पिघल जाएगा। ठीक है, गल जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये तापमान है। अब ये तापमान का क्या होता है, एक लिमिट होता है। क्या होता है, इसका एक सीमा है, कि अगर उस सीमा तक एक लिमिट है, जैसे कि पानी के केस में अगर बर्फ है, तो बर्फ के लिए बर्फ से हमको पानी बनाना है, तो उसके लिए जो तापमान का सीमा है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे जब बर्फ को लेके आएंगे, जैसे ही 0 क्रॉस किया, तो ये बर्फ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, इसी पानी को अगर फिर से क्या बनाना है, वाष्प बनाना है, इसी पानी को फिर से क्या बनाना है, भाप बनाना है, फिर से भाप बना के उड़ाना है, वाष्प बनाना है, तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे, वैसे ही ये पानी किस चीज में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। वैसे ही पानी क्या बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीमा होता है, क्या होता है, एक सीमा। एक सीमा तक आप इसको क्या करिएगा, ऊर्जा देते जाइएगा, ऊर्जा देते जाइएगा, ऊर्जा देते जाइएगा। और ऊर्जा दीजिएगा किस फॉर्म में, तो उष्मा के फॉर्म में दीजिएगा, गर्म करके ही दीजिएगा। तो ऊर्जा देते जाइएगा, इसके बीच का जो आकर्षक बल है वो धीरे 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 कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। जब एक लिमिट तक, जो उसका लिमिट है, वहां तक उष्मा दीजिएगा तो जुड़ा रहेगा। जैसे ही इस लिमिट से ज्यादा उष्मा दे दिए, जैसे ही इससे ज्यादा उष्मा गया, तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और आकर्षण बल टूटेगा। आकर्षण बल जैसे कमजोर पड़ेगा, तुरंत ही अवस्था में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीमा है, जो लिमिट है, अगर ये पिघलने वाला लिमिट है, तो इसको बोलते हैं गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। गलनांक क्या है, गलनांक है वह न्यूनतम तापमान, जिस न्यूनतम न्यूनतम तापमान पर, जिस न्यूनतम तापमान पर क्या हो जाए, कोई भी ठोस किस चीज में बदल जाए, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस किस चीज में बदल जाए, द्रव्य में बदल जाए। उस तापमान को, उस मिनिमम तापमान को क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। जैसे ही इतना हुआ, तो तुरंत क्या हो जाएगा, जैसे अगर बर्फ से पानी के लिए क्या है, 0 डिग्री, तो जैसे ही 0 डिग्री पहुंचा, तुरंत बर्फ किस चीज में बदल जाएगा, पानी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि 5 डिग्री पे चला गया, तो क्या, जब जीरो ही लिमिट है, जैसे मैच खेलते हैं तो उसका बाउंड्री इस तरह से बना रहता है। अब गेंद सिर्फ बाउंड्री तक जाके किसी तरह से छू जाए, 4 रन। अगर मान लीजिए बाउंड्री पार कर गया, इधर चला गया, तब भी 4 ही रन। अगर और इधर उधर चला गया, तब भी 4 ही रन। मतलब ये बाउंड्री है, ये लिमिट है। जैसे ही उस लिमिट को छू दिया, वैसे ही तुरंत जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही 0 पहुंचा, वैसे ही क्या हो जाएगा, अभी बर्फ क्या बदलने लगेगा, पानी में। ठीक है, 5 करिए, 10 करिए, 20 करिए, 50 करिए, ठीक है, 60 करिए, जितना बढ़ा सकते हैं, वहां तक क्या रहेगा, पानी। लेकिन जैसे ही 100 पे जाइएगा, जैसे ही 100 पे जाइएगा, तुरंत अब क्या बन जाएगा, बन जाएगा भाप, वाष्प बन जाएगा। ठीक है, अब 100 से ऊपर जाइए, 101 पे जाइए, 102 पे जाइए, 120 पे जाइए, 150 पे जाइए, सब उस तापमान पे हमेशा क्या रहेगा, भाप ही रहेगा। ठीक है, तो वह तापमान जिस पे क्या होता है, पानी वाष्प बन जाता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक क्या हो जाएगा, सेम समझ सकते हैं। क्वथनांक, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस से द्रव्य बन जाए, उसको बोलते हैं गलनांक। और जिस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य से क्या बन जाए, गैस बन जाए, उसको क्या बोलते हैं,
क्वथनांक बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं उबलना। बोलते हैं ना कि हाँ पानी उबलने लगा, या वाष्पीकरण होना। वाष्पीकरण होना, इसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण होना या उबलना बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर कारण क्या है? कारण है इसका एक लिमिट है, इसकी एक क्या है? सीमा है। इसकी एक क्या है? सीमा है। उस लिमिट तक जैसी पहुंचिएगा तुरंत क्या होगा? एक से दूसरे में चेंज हो जाएगा। अगर वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस द्रव्य में बदल जाता है उसको गलनांक बोलते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव्य किस चीज में बदल जाता है? गैस में, उसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, यही सिंपल सिंपल ध्यान रखना है। यहाँ इसमें क्या हो जाएगा? उबल जाएगा, पानी उबलने लगेगा, उबल के फिर उड़ने लगेगा। इसका तापमान जो है पानी के लिए है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो है, इसका गलनांक जो है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। 5 भी ले जाइएगा, 10 भी ले जाइएगा, पानी ही रहेगा। तो गलनांक पानी के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वाष्प के लिए, वाष्प बनाने के लिए क्या हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको केल्विन साइकिल में भी, केल्विन में भी मेजर करते हैं, लेकिन उस सब बाद में बताएंगे जब इंटर कन्वर्जन बताएंगे। केल्विन में, रिएक्टर स्केल में, अलग अलग स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में, सेल्सियस स्केल में, वो बता देंगे बाद में। अभी ध्यान रखना है कि गलनांक पानी के लिए क्या होता है? 0 डिग्री, जबकि वाष्प के लिए क्या हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कारण क्या है? सीमा है। उस सीमा को जैसे ही क्रॉस करिएगा, ये बाउंड्री बना हुआ है, अब बाउंड्री सीधे गेंद उड़ के बाउंड्री पे यहाँ गिरे तब भी छौरन, यहाँ गिरे तब भी छौरन, यहाँ गिरे तब भी। तब अगर बाउंड्री मान लीजिए 50 मीटर का है, कोई 50 मीटर भी मारेगा तो 6 रन ही मिलेगा, 60 भी मारेगा तो 6 रन, या 100 मीटर भी मार देगा तो 6 रन ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन तो यही बाउंड्री बना हुआ है, जैसे ही 0 पे पहुंचेगा तुरंत क्या हो जाएगा? बर्फ बदल जाएगा पानी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। 1 सेकंड का पॉज लेके इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं हम। जो बर्फ होता है, बर्फ कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे। यहाँ लिख ही लेते हैं, ये है हमारा बर्फ, ये बर्फ है। और ये कितने पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये बर्फ किस चीज में बदलने लगता है? पानी में भी बदलने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। ठीक है, लेकिन जब इससे ऊपर जाएंगे तब ये क्या होगा? धीरे धीरे पानी में बदलेगा, लेकिन इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर तापमान दिए जा रहे हैं, नीचे से हीट दिए जा रहा है, कोई बर्फ है, बर्फ को क्या किया? नीचे से गर्मी दे रहे हैं। ठीक है, बर्फ मान लीजिए, ये बर्फ मेरा -5 डिग्री सेल्सियस पे था। पहले बर्फ क्या था? -5 में था, बर्फ जमा हुआ था। थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसको गर्मी देंगे तो ये -5 -4 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर -1 होगा, फिर 0 डिग्री पे आएगा। अब 0 डिग्री पे जब ये आएगा, कहां तक आएगा ये? 0 डिग्री सेल्सियस। तो धीरे धीरे अभी क्या होगा? अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही 0 डिग्री पे बर्फ आया तुरंत अब क्या हो गया? 1 डिग्री पे चला गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे तापमान नहीं बढ़ता है। तापमान क्या होगा? 0 डिग्री पे पहले बर्फ आएगा, उसके बाद अब ये बर्फ बदलेगा पानी में। यहाँ पे पहले बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे था, उसके बाद पानी बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का। ऊर्जा देते जा रहे हैं आप, देते जा रहे हैं, ऊर्जा देते जाइएगा, देते जाइएगा, देते जाइएगा, जब समूचा बर्फ, जितना बर्फ है सारा बर्फ आपका पानी बन जाएगा, और दोनों का तापमान 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप उष्मा दे रहे हैं तो धीरे धीरे अब ये पानी का तापमान क्या होगा? 0 डिग्री से बढ़ेगा। 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, और उष्मा दीजिएगा तो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है जो कि ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है गुप्त उष्मा। पहला जो है इसको क्या रखना है? गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा जो होता है यह वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो क्या करता है? रूप परिवर्तन में, रूप परिवर्तन, जैसे यहाँ पे बर्फ है ठोस, और इसका बदल दिए क्या? द्रव्य बना दिए। पहले क्या था? ठोस था, और उससे बना दिए द्रव्य। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए ठीक है, तो पहले क्या है? जो बर्फ है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, तापमान दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो कुछ तापमान, कुछ ऊष्मा ये लेके अपने पास रख लेता है, और जब तक पूरा का पूरा बर्फ पानी न बन जाए तब तक इसका तापमान नहीं बढ़ता है। तो वह ऊर्जा जो क्या होता है? एक अवस्था से, वह ऊर्जा जो क्या होगा? एक अवस्था से, एक अवस्था से दूसरे अवस्था, दूसरे
अवस्था परिवर्तन के दौरान खर्च होता है होता है बिना तापमान में बिना तापमान में बिना तापमान में अंतर लाए। तापमान में अंतर नहीं आएगा, बिना तापमान में अंतर आए। तापमान में कोई भी अंतर नहीं आया। पहले बर्फ 0 डिग्री पे था, तापमान दे रहे हैं, अभी भी पूरा का पूरा पानी जो है वो 0 डिग्री पे ही है। पहले बर्फ 0 डिग्री से क्या होगा, पानी 0 डिग्री का बनेगा। जितना बर्फ है, मान लीजिए इतना बर्फ है, पूरा का पूरा बर्फ क्या होगा, जब तक पूरा पानी न बन जाए, पूरा पानी बन जाएगा। और जब ये पूरा बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा, उसके बाद अब इस पानी का तापमान बढ़ना चालू होगा। तो एक समय आएगा जब ये भी 0 डिग्री पे था, जैसे मान लीजिए 10 केजी है, तो 10 केजी बर्फ में से हो सकता है कि 1 केजी बर्फ पिघल गया होगा। तो वो जो बर्फ पिघलेगा वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो वो पानी अभी पानी बना हुआ है, लेकिन 1 लीटर 1 केजी पानी है या 9 केजी अभी भी बर्फ है। फिर और उष्मा देंगे तो अब 9 केजी बर्फ और पिघल जाएगा। तो हो सकता है थोड़ा देर बाद कि 5 केजी बर्फ अभी भी बचा हुआ हो और 5 लीटर यहाँ पानी नीचे में हो गया हो। ठीक है, अभी भी पूरे का तापमान कितना होगा, 0 डिग्री ही होगा। और थोड़ा देर बाद पता चलेगा कि 2 केजी ही मात्र बर्फ बचा है और यहाँ 8 लीटर पानी इकट्ठा हो गया। तो अभी भी इसमें तापमान देखेंगे तो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। थोड़ा देर बाद और पता चलेगा कि अब मात्र 100 ग्राम ही बचा है, मात्र 100 ग्राम बर्फ बचा है और 9.9 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया है। उस समय भी इसका तापमान क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और कुछ समय बाद पता चलेगा कि मात्र 1 ग्राम बर्फ बचा है, मात्र 1 ग्राम, और बाकी पूरा का पूरा पानी बन चुका है। अगर उस समय भी चेक करिएगा तो इसका तापमान जो आएगा वो 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। और कुछ समय बाद पता चलेगा कि पूरा ही बर्फ क्या हो गया, पानी बन गया। उस समय जब पूरा बर्फ पानी बन जाएगा, उस समय भी अगर चेक करिएगा तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा बर्फ पानी बना, वैसे ही इसका तापमान बढ़ना चालू हो जाएगा। तो एक प्रक्रिया है पूरा बर्फ का क्या होना, पानी बन जाना। जब तक पूरा का पूरा बर्फ पानी नहीं बना, तब तक क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, और उसके बाद, उसके तुरंत बाद क्या होगा, तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा। अब यहां से बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जो उष्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था को बदलने में, परिवर्तन के समय खर्च होता है, लेकिन तापमान में किसी भी तरह का अंतर नहीं आता है, उस उष्मा को क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। ये उष्मा होता है गुप्त, होता है छिपा हुआ, होता है इस बर्फ के अंदर ही छिपा हुआ है। आप नीचे से उष्मा दे रहे हैं, नीचे से बर्नर से इसमें हीट दे रहे हैं, लेकिन ये तापमान अभी भी क्या है, 0 डिग्री है। मान लीजिए आधा 5 केजी बर्फ पिघल के 5 लीटर पानी बन गया है, लेकिन अभी भी 5 लीटर बर्फ है ना, 5 केजी, ये भी पिघलना अभी बाकी है। तो अभी और उष्मा लेगा, और उष्मा लेगा, जब तक कि पूरा का पूरा गुप्त उष्मा इसका कंज्यूम नहीं हो जाता है, खर्च नहीं करवा लेगा, तब तक आपका तापमान नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब बोलिए कि इसमें तो अगर मान लीजिए कि यहाँ है 5 डिग्री, -5, और -5 से हमको पानी ले जाना है 5 डिग्री सेल्सियस पर, तब इसमें जो उष्मा खर्च होगा उसको क्या बोलेंगे, 0 से 0, 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री पानी जाने में जो उष्मा खर्च हो रहा है उसको तो गुप्त उष्मा बोल रहे हैं। 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री पानी जाने में जो उष्मा खर्च हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। लेकिन अगर -5 डिग्री बर्फ से 5 डिग्री सेल्सियस पानी पे जाना है, तो यहाँ पे जो उष्मा कंज्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड लिख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रसुप्त उष्मा। प्रसुप्त उष्मा, ये छिपा हुआ उष्मा है और ये उष्मा एक्चुअल उष्मा है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रसुप्त उष्मा होगा वो हमेशा गुप्त उष्मा से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि गुप्त उष्मा तो बस छोटा सा प्रोसेस है, 0 से 0, लेकिन प्रसुप्त में क्या है, यहाँ -5 से चल के अभी 0 के आगे और +5 में जाना है, तो ये उष्मा ज्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है और तापमान भी बदलता है। यहाँ क्या होता है, तापमान भी बदलता है।
जबकि गुप्त उष्मा में तापमान में अंतर नहीं आता है, तापमान नहीं बदलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यही प्रक्रिया हम लोग जो एक्चुअल जो उष्मा खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रसुप्त उष्मा। ठीक है, प्रसुप्त उष्मा का हमको जो भी प्रभाव है वह दिखता है, लेकिन उसी के अंदर छिपा हुआ रहता है गुप्त उष्मा, जिसका प्रभाव हमको दिखता नहीं है, लेकिन उष्मा खर्च हो जाता है। फिर सोचते हैं कि इतना ज्यादा उष्मा कैसे लग गया? पता चलता है कि इतना ज्यादा उष्मा गुप्त उष्मा के बीच में कुछ छिपा हुआ था। अगर लगना था, अगर आपका मान लीजिए 100 जूल लग रहा है ऊर्जा, तो उसमें से हो सकता है कि 80 जूल क्या हो, छिपा हुआ हो गुप्त उष्मा के फॉर्म में, और बाकी का 20 जूल हो, तो आपको 20 जूल का ही दिखेगा असर कि पहले बर्फ था पानी हो गया। लेकिन इसके बीच में कितना ऊष्मा छिपा हुआ है ये भी जानना जरूरी है। तो इस तरह की ऊष्मा को क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए को ध्यान से। एक सेकंड का पॉज लेके लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, आई होप लिख लिए होंगे। लिख लिए हैं तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया आपका बर्फ से पानी। अब देख लेते हैं पानी से वाष्प। ठीक है, पानी से वाष्प अब देख लेंगे। पानी से वाष्प, पानी है यहाँ पे, पानी मान लीजिए लिए हुए हैं, 1 लीटर पानी है, और इसी का क्या बनाना है हमको? भाप बनाना है। ठीक है, तो इस समय तो भाप ऊपर उड़ जाएगा, जैसे ही भाप बनेगा तो क्या होगा? ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे बर्नर चालू किए, ये पानी है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी था, रूम टेम्परेचर। हम लोग का तापमान घर में क्या रहता है? 20 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। तो मान लीजिए 20 डिग्री पे है, इसको बनाना है भाप। तो भाप बनाने के लिए हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ेगा, है ना? 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो पहले तो इसको क्या करेंगे? उष्मा देते जाएंगे। उष्मा देंगे तो 20 से 30 होगा, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 90, 90 से 95, 99, तो 100 पे जाएगा। तो 100 पे जैसे ही जाएगा तो ध्यान रखिएगा, 100 पे जाने के समय क्या होगा? जो आपका पानी है, 1 लीटर पानी है, तो 99 के तुरंत बाद क्या होगा कि 1 लीटर में से हो सकता है कि आपका 100 ml पानी, चाहे मान लीजिए 10 लीटर पानी है, ज्यादा पानी ले लेते हैं, तो हो सकता है कि 10 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी ले लिए, तो हो सकता है कि जैसे ही 99 पे गए तो उसके बाद सबसे पहले जो उष्मा मिलेगा उसमें क्या होगा? 1 लीटर पानी है जो भाप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी का 9 लीटर पानी अभी भी क्या है? पानी ही है। तो तापमान अभी भी 100 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, फिर थोड़ा देर बाद क्या होगा कि 1 लीटर था, 5 लीटर पानी जो है भाप बन गया। बाकी अभी भी 5 लीटर पानी पानी जैसा ही है। उसके बाद थोड़ा देर बाद क्या होगा? और 9 लीटर, लेकिन अभी भी 1 लीटर जो है वो पानी ही है। 9 लीटर तो बन गया भाप, लेकिन 1 लीटर पानी है। ऐसे ही जब पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। उस समय तक पूरे का तापमान कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, 1 लीटर भाप बने या 10 लीटर, जब तक पूरा का पूरा भाप न बन जाएगा, पूरा का पूरा पानी आपका भाप नहीं बन जाएगा, तब तक इसका तापमान कितना होगा? 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पानी से भाप बदलना है, तापमान बराबर ही है। 1 लीटर बदल गया था, लेकिन अभी भी 100 डिग्री ही तापमान है। इसका मतलब यहाँ भी छुपा हुआ है, यहाँ भी जो छुपा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? गुप्त उष्मा। ठीक है, और जो पानी से बर्फ बना रहे हैं, जो ठोस बना रहे हैं, देख लीजिए वहां पे क्या देखे थे कि ठोस से क्या बना रहे थे? एक सेकेंड, वहां पे क्या कर रहे थे हम? ठोस से जब क्या कर रहे थे? द्रव्य बना रहे थे। तो उस समय जो उष्मा था, गुप्त उष्मा लग रहा था, और पूरा जो उष्मा लग रहा था उसको क्या बोल रहे थे? प्रसुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो लग रहा था ये उष्मा किस तापमान पे लग रहा था? गलनांक पे। ठीक है, गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जो गुप्त उष्मा लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? वो लगेगा आपका क्वथनांक पे, और क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही समझना है, गुप्त उष्मा छिपा हुआ उष्मा होता है। गुप्त उष्मा के समय में तापमान में किसी भी तरह का तापमान में अंतर अंतर नहीं आता है। लेकिन जब प्रसुप्त उष्मा देते हैं और ज्यादा उष्मा देते हैं तो क्या हो जाता है? फिर तापमान में अंतर जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, बता दिए दोनों सिस्टम का। आपको एक बार ठोस से द्रव्य तक जाना है, द्रव्य से फिर गैस तक जाना है। ठीक है, भाप तक। ठीक है, इसी में छोटा छोटा टॉपिक और है, एक दो टॉपिक है उसको देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक दिया हुआ है वाष्पीकरण का, वाष्पीकरण, और इसी के साथ एक टॉपिक है उबलना। तो देखिए इसको समझना है, वाष्पीकरण और उबलना क्या होता है। जैसे वाष्पीकरण है,
ये मान लीजिए एक नदी है और ये उबलना, ये भी क्या है, ये एक बर्तन है, ठीक है। तो जो नदी होता है, नदी में तो बहुत सारा पानी है, नदी में क्या है, बहुत सारा पानी है, लेकिन नदी में वाष्पीकरण होता है। नदी में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होता है तो नदी का पानी भाप बन के क्या होता है, धीरे 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 ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। लेकिन जब पानी को उबालते हैं, अब यहाँ धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा नदी का पानी खौल रहा है। अगर पूरा नदी का पानी खौलने लगेगा तो जो भी उसमें जीव जंतु है, जो भी मछली है या जो भी और पौधा वगैरह है, सब तो क्या हो जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन जब पानी को हम उबालते हैं, उस समय तो नीचे का पानी हो या ऊपर का पानी हो, पूरा का पूरा पानी क्या होता है, उबलने लगता है, ठीक है। तो उबलना और वाष्पीकरण दोनों में अंतर क्या है, उबलने में क्या होता है, पूरी तरह से संपूर्ण, पूरा ही क्या होगा, पूरा ही ऊपर से लेके नीचे तक क्या होगा आपका, तापमान 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। लेकिन वाष्पीकरण जो होता है, ये क्या होता है, वाष्पीकरण आपका सिर्फ ऊपरी परत पे होता है। वाष्पीकरण कहाँ होता है, सिर्फ ऊपरी परत पे। वाष्पीकरण के लिए ध्यान रखना है एक टर्म कि ये क्या होता है, सिर्फ ऊपरी परत, सतह पे होता है, सतह पर, सरफेस पर, ऑन सरफेस। इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कपड़ा है, कपड़ा पसारते हैं आप लोग, कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं, कपड़ा जब सूखने के लिए डाल दिए तो कपड़ा के अंदर क्या है, पानी है, कपड़ा के अंदर क्या है, पानी है, पानी को ही तो सुखाना है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा पहले पानी उबलने लगा, उबलते 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 धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका गैस बन रहा है, भाप बन रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। इसके अंदर का जो पानी है वो क्या होता है, पहले ऊपर ऊपर का कपड़ा सूख जाता है, फिर धीरे 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 मोटा कपड़ा होता है तो अंदर की तरफ धीरे धीरे सूखते जाता है। इसका मतलब जो वाष्पीकरण हो रहा है, जिसके द्वारा सूख रहा है, जिसके द्वारा भाप बन रहा है, वो पहले ऊपर ऊपर से होता है, ऊपरी परत पे, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, कपड़ा सुखाना है, अब कपड़ा सुखाना है, कपड़ा सुखाने के लिए प्रक्रिया चाहिए वाष्पीकरण का, और वाष्पीकरण का प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, पहला तो प्रभावित कर सकते हैं कि सतह क्षेत्र को बढ़ा दीजिए, सतह क्षेत्र बढ़ाकर, जैसे ही सतह क्षेत्र, एक कपड़ा है उसको क्या किए, पूरा का पूरा कपड़ा को सिकुड़ा करके एक पतला ऐसे बना लिए, जैसे कोई कपड़ा है और उसको लपेट करके पतला ऐसे बना लिए, और उसको डाल दिए सूखने के लिए, तो पता चला 5 घंटा तक सूखेगा, कभी नहीं सूख पाएगा। लेकिन यही उसी कपड़ा को खोल करके पूरा बढ़िया से क्या करते हैं, खोल देंगे और उसका पूरा का पूरा सतह, जैसे पूरा कपड़ा फैला देंगे, तो फैला करके डालेंगे तो पता चलेगा थोड़े ही देर में सूख गया। क्योंकि जब फैला रहे हैं तो उसका जो सतह है, ऊपरी परत है, वो बहुत सारा बाहर की ओर है, तो बहुत सारा परत दिखेगा, तो बहुत सारे परत से धीरे धीरे वाष्पीकरण होगा और पूरा सूख जाएगा। वही अगर उसको क्या करेंगे, मोड़ करके और एक ऐसे मोड़ करके ऐसे गोल बना के रख देंगे, तो सिर्फ उसके बाहर बाहर का जो सतह है, वहां से तो वाष्पीकरण के द्वारा सूख जाएगा, लेकिन उसके अंदर अभी भी क्या रहेगा, पानी ही रहेगा, ठीक है। पहला तरीका है सतह बढ़ा करके, इसको क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरा क्या है, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि करिएगा, तापमान में अगर वृद्धि करिएगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तेजी से होगा। होता है ना, जब ज्यादा गर्मी होता है, ज्यादा गर्मी के दिन में वाष्प ज्यादा बनता है, और कम गर्मी होता है, जैसे ठंडा है, गर्मी है ही नहीं, ठंड के मौसम में वाष्प बनेगा ही नहीं, वाष्प बहुत कम बनता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, पहला है सतह क्षेत्र बढ़ाकर, दूसरा है तापमान में वृद्धि करके, तीसरा है आर्द्रता में कमी, आद, आर्द्रता में कमी। अब आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता होता है वायु में मौजूद जल के कण। अगर वायु में पहले से ही जल का कण मौजूद है, तो जो कपड़ा है उसमें से बाहर जल का कण निकलेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए वायु है, वायु में पहले से ही बहुत सारा पानी है, तो दूसरे जगह से पानी खींचेगा ही नहीं। अगर पहले से जो वायु है वो एकदम सूखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, इधर का जो पानी होगा कपड़ा में का, कपड़े में के पानी को क्या करेगा, वो जल्दी 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 बाहर की ओर खींच लेगा। तो आर्द्रता में कमी हो जाता है। इसी कारण बरसात के दिन में आर्द्रता बहुत ज्यादा होता है, पहले ही से हवा में क्या है, बहुत सारा बारिश है, बारिश का पानी है, तो उस समय बरसात के दिन में कपड़ा सूखने में क्या होता है, बहुत ज्यादा ज्यादा समय लग जाता है। जबकि वही गर्मी का दिन होता है, गर्मी का दिन में तो बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो उस समय क्या होता है, तुरंत ही कपड़ा आपका सूख जाता है। चौथा क्या है, तेज हवा में, तेज हवा, अगर हवा बहुत तेज रहेगा तो जो भी वाष्पीकरण होगा, वाष्प जैसे ही बना, तुरंत हवा यहाँ से वाष्प को उड़ा के लेके ऊपर चला गया, फिर तुरंत ही क्या होगा, और ज्यादा वाष्प बनेगा, ठीक है। तो जगह, वाष्प को ऊपर उठने के लिए बहुत सारा जगह मिलेगा, तो जल्दी जल्दी उठते जाएगा, ठीक है। इसी कारण मान लीजिए कपड़ा अगर नहीं सूख रहा है, तो बहुत बार क्या करते हैं, पंखा चला देते हैं और पंखा में डाल देते हैं, तो बहुत ज्यादा तेज हवा आता है, तेज हवा से क्या करता है, जो भी उसमें से पानी है, पानी का कण क्या होता है, हवा के साथ ही बाहर की तरफ उड़ जाता है। लेकिन वो भी कौन सा उड़ेगा, जो बाहर की परत पे है, जो बाहर के परत है, वहां से हवा अपने साथ क्या करेगा, पानी का छोटा छोटा कण लेके उड़ जाएगा, लेकिन बाकी सबको नहीं ले जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 एग्जांपल दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं।
जैसे एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है, एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि ठंडा ठंडा पानी के बर्तन के बाहर क्या होता है, बर्तन के बाहर जल के बूंद बन जाते हैं। जल का क्या होता है, बूंद बन जाता है। अभी क्या किए, तुरंत अगर फ्रिज से कोई बॉटल निकाले, फ्रिज से बॉटल निकाल करके क्या करिएगा, अगर बाहर रखिएगा इस तरह से, तो थोड़ा देर बाद देखिएगा कि इसके ऊपर क्या है, पानी का छोटा 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 क्या हो गया, ऐसे बूंद जैसा बन गया। तो आखिर ये क्यों हुआ है, तो इसका कारण क्या है ये होने का, कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इस बॉटल को बाहर रखिएगा तो ये बॉटल तो क्या है, बहुत ही ठंडा है, इसका तापमान क्या है, बहुत कम है, इसका तापमान बहुत कम है। जबकि हवा में जो मौजूद पानी का छोटा छोटा कण है उसका तापमान क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अब इसका तापमान बहुत ज्यादा है जबकि इसका तापमान क्या है, बहुत कम है। तो ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ से तापमान खींचेगा। यहाँ से जैसे ही तापमान लिया तो यहाँ का जो गैस है, गैस का तापमान कम हो रहा है। गैस का तापमान अगर घटाते हैं, गैस में से तापमान को खींचेंगे, गैस में से अगर तापमान को खींचेंगे, उष्मा को माइनस करेंगे तो ये गैस अपने आप क्या बन जाता है, अगर यहाँ से ताप को कम करेंगे, तापमान को कम करेंगे तो गैस बदल जाता है द्रव्य में। अभी बता चुके पहले कि अगर द्रव्य में क्या करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, द्रव्य को खौला देंगे तो गैस बदल जाएगा। लेकिन अगर उसी से क्या करेंगे, गैस से तापमान को खींच लेंगे तो क्या बन जाता है, द्रव्य बन जाता है। सेम यही प्रक्रिया होता है पसीना के साथ। गर्मी के दिन में जो पसीना आता है वो भी क्या करता है, बाहर बूंद बन जाता है, पसीना है पानी, ठीक है, और बाहर जो हम लोग का स्किन है, स्किन गर्म है, उसके साथ ये तुरंत इवेपोरेट करेगा, तो ये तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन अगल बगल का जो जगह होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है। सर्दी के, इसी कारण गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में कैसा कपड़ा पहनते हैं हम लोग, सूती कपड़ा, सूती वस्त्र इसी कारण धारण करते हैं क्योंकि सूती वस्त्र में बहुत देर तक क्या होता है, पसीना रहता है, पसीना को सोखता है, और जो पसीना को यहाँ से क्या करेगा, इसको सोखेगा। अगर पसीना को सोख रहे हैं तो ये तुरंत ही क्या करेगा, पसीना फिर यहाँ जो जल है बाहर के तापमान से उष्मा लेकर के वाष्प बन के उड़ जाएगा, और जो बाहर का तापमान है वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, वहां पे ठंडा हो जाएगा। तो पसीने के बाद हम लोग को क्या महसूस होता है, ठंडक जैसा महसूस होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे रिलेट कर सकते हैं आप लोग घड़े के ठंडे जल से। घड़े में जो शीतल जल होता है, तो आखिर घड़ा में शीतल जल कैसे होता है, तो घड़ा में बहुत सारा छेद होता है क्योंकि मिट्टी का घड़ा होता है, तो छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा छेद होता है। अगर छोटा छोटा छेद रहेगा तो जो भी बाहर से हवा आएगा वो क्या करेगा, उसके बगल का जो ठंडक है, ठंडक लेके बाहर उड़ जाएगा। तो बाहर का जो भी हवा है उसके अंदर जो, जैसे यही मान लीजिए घड़ा ही है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, घड़ा यहाँ पे इस तरह से इसके अंदर पानी है, जो भी वाष्प आ रहा है क्या कर रहा है, यहाँ से ठंडक ले रहा है, यहाँ बाहर में पानी जैसा बन जा रहा है, और इसी कारण ये हमेशा ही पानी से घिरा हुआ रहेगा। अगर कोई घड़ा है हमेशा पानी से घिरा हुआ है, हमेशा उसके चारों तरफ पानी है, तो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। लेकिन वही घड़ा अगर सूखा हुआ है, बाहर से सूखा हुआ है, तो उस समय उसके अंदर का पानी क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, कहीं पे कोई सवाल पूछना हो तो इसको कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट में जाइएगा, वहां जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट्स में क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। और बाकी जो भी इससे डाउट होगा उसको वहीं पे मैं बता दूंगा, या फिर अगर और भी कोई समस्या होगा तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तब तक इसको पूरे चैप्टर को आप लोग बढ़िया से देखिए, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों में वीडियो डल गया है, उसको जाके देखिएगा, ये भी आज डल जाएगा, ठीक है। और दोनों को देखने के बाद कोई समस्या है तो पूछिएगा। और बाकी इसको क्या करना है, जो भी वीडियो देखिएगा तो उसको लाइक जरूर करना है, लाइक कर दीजिएगा। अगल बगल कोई और दोस्त है जो आपके साथ का है, सहपाठी है, तो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वो लोग भी देख लेगा, साथ में आप लोग पढ़िएगा, एक पढ़ाई का माहौल रहेगा तो ठीक रहेगा। सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो कमेंट करना है, लाइक भी कर देना है आप लोग को, और सब्सक्राइब भी कर देना है, जो डब्बा बना हुआ है उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है, जो घंटी बना हुआ है घंटी को दबा देना है, ताकि अब इसके बाद ये तो फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, अब आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर का अगला जो चैप्टर है उसका वीडियो डालेंगे, अब 2 दिन बाद वो भी वीडियो डल जाएगा। तो वहां पे क्या करना है आपको, अगला चैप्टर का नोटिफिकेशन कैसे आएगा, तो घंटी दबाइएगा तब आएगा। तो घंटी को क्या कर देना है, दबा देना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और घंटी को जरूर दबा देना है। जैसा इसका रिव्यू हो आप लोग बताइएगा, जैसा विचार है आप लोग का, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए और मौज मस्ती करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।